नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। स्पेशल साइक्लोनर टीम ने ऑपरेशन तटपुंजिया के तहत कार्रवाई करते हुए 15,000 के एक इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर प्रवास के दौरान सांसद सेवा केंद्र में आमजन के साथ सुनवाई की। रामलीला मैदान में आयोजित होने वाले पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2025 के लिए भूमि पूजन किया गया। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना 2024 के तहत वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराने हेतु जोधपुर से विशेष ट्रेन रवाना हुई। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर रेंज की स्पेशल साइक्लोनर टीम ने ऑपरेशन तटपुंजिया के तहत कार्रवाई करते हुए 5 वर्षों से फरार चल रहे 15,000 के एक इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी बीकानेर जिले के पुलिस थाना नाल में गत 26 नवंबर 2020 को दर्ज हुए अवैध प्रतिबंधित नशीली दवाइयों के मामले में फरार चल रहा था। आईजी विकास कुमार के अनुसार रेंज स्तरीय साइक्लोनर टीम द्वारा जोधपुर रेंज के अपराधियों के संबंध में प्राप्त सूचना के माध्यम से तकनीकी विश्लेषण के पश्चात आरोपी के मोबाइल नंबर प्राप्त हुए। आरोपी कोरोना काल में कोयले से भरे ट्रक में छिपाकर अवैध नशीली टैबलेट की सप्लाई किया करता था। वह हर बार पुलिस को घच्चा देकर भाग जाता था। आईजी विकास कुमार ने बताया कि साइक्लोनर टीम द्वारा आरोपी के गांव में आने के समय मोबाइल लोकेशन के आधार पर कार्रवाई करते हुए जांबा कस्बा में पानी का टैंकर भरने के समय पकड़ा गया। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने जोधपुर प्रवास के दौरान शनिवार को शास्त्री नगर स्थित सांसद सेवा केंद्र में आमजन के साथ जन सुनवाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में आमजन अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक एक कर सभी समस्याओं को सुनते हुए उनका निराकरण करने हेतु वहां उपस्थित संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही कई लोगों को उनकी समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक कार्रवाई को लेकर आश्वासन भी दिया। सांसद सेवा केंद्र में सुबह 8 बजे से ही आमजन अपनी समस्याएं लेकर पहुंच गए। मंत्री शेखावत ने कहा कि मैं जब भी जोधपुर आता हूं तो इस बहाने लोगों से मिलना हो जाता है। उनकी समस्याओं का समाधान करना मेरे लिए गौरव का विषय है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले उत्कर्ष कोचिंग सेंटर्स के विभिन्न ठिकानों पर शनिवार को तीसरे दिन भी आयकर विभाग की छापेमारी जारी रही। यह कार्रवाई गुरुवार सुबह से चल रही है। हालांकि 3 दिन बाद भी आयकर विभाग इस कार्रवाई को लेकर किसी तरह का खुलासा नहीं कर रहा है और ना ही कोई आधिकारिक बयान जारी किया। परंतु सूत्रों की माने तो आयकर विभाग की इस कार्रवाई में उत्कर्ष के ठिकानों से कुछ खास मिला नहीं है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आगामी दिनों में उत्कर्ष के सभी कोचिंग संस्थान नियमित रूप से चालू कर दिए जाएंगे। 3 दिनों में अधिकारियों ने बड़े ट्रांजैक्शन के लिए दस्तावेज और कंप्यूटर की फाइलें खंगाली है। कोचिंग संस्थान के कार्मिकों से भी पूछताछ की गई। सूत्रों के अनुसार इसके बाद भी किसी तरह की कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी है। जोधपुर के रामलीला मैदान में 9 से 19 जनवरी तक आयोजित होने वाले पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2025 के लिए शनिवार को केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के आतिथ्य में भूमि पूजन किया गया। इस दौरान शहर विधायक अतुल भंसाली, जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालेचा सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता उपस्थित रहे। मेले की नोडल एजेंसी लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मेला संयोजक घनश्याम ओझा ने बताया कि मेले की सफलता की मंगल कामना को लेकर शनिवार को सुबह रामलीला मैदान में
भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन किया गया। इसके साथ ही मेले की विधिवत रूप से तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इस बार पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव पूरा भारतीय संस्कृति और राइजिंग राजस्थान की थीम पर आधारित होगा। मेले में आमजन को आकर्षित करने के लिए कई नवाचार किए जा रहे हैं। मेले का सेंट्रल पंडाल हर किसी के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। लघु उद्योग भारती के जोधपुर प्रांत अध्यक्ष एवं मेला समन्वयक महावीर चोपड़ा ने बताया कि इस बार का सेंट्रल पंडाल विविधताओं से भरा होगा। जहां जोधपुर के प्रमुख उद्योगों की झांकी सजाई जाएगी, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से लागू की गई विभिन्न योजनाओं की झांकी भी मेले में प्रदर्शित की जाएगी। सेंट्रल पंडाल कमेटी के कोऑर्डिनेटर गौतम जीरावाला ने बताया कि यह वर्ष सरदार पटेल वल्लभ भाई पटेल का 150वां जयंती वर्ष है और केंद्र सरकार ने 2 वर्ष तक जन्म शताब्दी महोत्सव बनाने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में देश को अखंड बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की 30 फीट की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की स्थापना की जाएगी। आरती की थाली, हाँ, अब आरती करनी सबने आराम से। हाँ, ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। राजस्थान की सबसे बड़ी औद्योगिक प्रदर्शनी जोधपुर शहर में पिछले 34 वर्षों से लगातार आयोजित होती जा रही है। इस वर्ष का ये आयोजन लघु उद्योग भारती की ओर से किया जा रहा है। आज इस आयोजन को लेकर भूमि पूजन किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, उद्यमी और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। इस आयोजन में जिसका उद्घाटन 9 जनवरी को माननीय राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यक्रमों से होने जा रहा है। इस उत्सव में, इस एग्जीबिशन में 20 से अधिक प्रदेशों से 700 से अधिक उत्पाद निर्माता अपने अपने उत्पाद का यहाँ प्रदर्शन करेंगे और विक्रय करेंगे। साथ ही चूँकि मेला औद्योगिक मेला है, तो उद्योगों से संबंधित विषयों पर इसमें सरकार की नई जो पॉलिसी आई है, उस पॉलिसी के बारे में अलग अलग विषय में सेमिनार, चर्चा, वर्कशॉप सुबह के समय किए जाएंगे। दोपहर के समय बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए कंपटीशन किए जाएंगे और दिन भर की थकान दूर करने के लिए शाम को समय सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसमें राजस्थानी और स्थानीय कलाकारों को प्राथमिकता दी जाएगी, उनका आयोजन किया जाएगा। यह प्रतिवर्ष मेला आयोजित होता है और प्रतिदिन यहाँ 1 लाख से अधिक लोग इस मेले को देखने के लिए आते हैं या खरीदारी करने आते हैं और इसके बाद देखते हैं। इस मेले की खासियत ये है कि हमें स्टॉल बुकिंग करने के लिए कहीं भी जाना नहीं पड़ता, उल्टी स्टॉल बुकिंग लॉटरी के द्वारा करनी पड़ती है। इसी से अंदाज लगा सकते हो कि इस मेले की क्या खासियत है। जैसा कि ये सरकार, प्रशासन और समाज का संयुक्त रूप से मनाया जाने वाला एक अनूठा मेला है और इसकी पहचान पूरे देश के अंदर है। तो इन्हीं तीनों के प्रयासों से इस मेले के अंदर इस बार 700 स्टॉल लगाई गई है और मुख्य रूप से आत्मनिर्भर भारत, राइजिंग राजस्थान और जो सरकार की MSME पॉलिसी जो इस बार घोषित हुई है सारी इंडस्ट्री को लेकर, उसके ऊपर विशेष चर्चा रहेगी, विशेष कटआउट्स रहेंगे ताकि नए उद्योग पनप सके, युवा उद्यमियों को मार्ग प्रशस्त हो सके। इस मेले को सांस्कृतिक रूप देने के लिए भारतीय संस्कृति के अनुरूप सांस्कृतिक संध्याएं आयोजित की गई है, जिसमें देश के ख्यातिनाम प्रस्तुतकर्ता उपस्थित रहेंगे। दोपहर के समय में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं और मोटिवेशनल स्पीकर्स के कार्यक्रम महिलाओं और बच्चों के लिए रहेंगे। इसका मुख्य आकर्षण भेंट द्वारिका का निर्माण किया गया है, जो पहली बार राजस्थान के किसी बड़े आयोजन में किया गया और उसके लिए 20,000 स्क्वायर फीट के अंदर करीब 7-8 मिनट के राउंड में उसको देखा जा सकेगा। इस प्रकार से हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की 30 फुट की मूर्ति का भी अनावरण किया गया है इस मेले में, जो आकर्षण का केंद्र रहेगी। शिव भगवान की विशालकाय प्रतिमा हिमालय के ऊपर यहाँ विराजित की जाएगी। इस प्रकार से मेले को आकर्षक करने के लिए, बच्चों का आकर्षण बढ़ाने के लिए झूलों का भी विशेष, हरियाणा से विशेष टीम आकर झूले यहाँ पे लगा रही है। से अनवरत जोधपुर में उद्योग, हस्तशिल्प और व्यापार के रूप में बनकर के उभरा है। स्वर्गीय भैरव सिंह की शेखावत जब मुख्यमंत्री थे
उस काल में जोधपुर के उद्यमियों ने यह अनूठा प्रयास प्रारंभ किया था, जो आज एक 34 साल की यात्रा पूरी करते हुए एक पूरे देश भर के नेशनल फेस्टिवल के रूप में बना है। इस बार के इस आयोजन में भी हर वर्ष की तरह देश के लगभग 20 प्रांतों के ऐसे अलग अलग उत्पादक, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले उद्योगपति, वो सब यहाँ उपस्थित होंगे। और ये केवल एक मेला नहीं है, उद्योग का मेला नहीं है, अभी तो B2B और B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, उन दोनों के बीच में एक रिश्ते कायम करने का प्लेटफॉर्म आज की तारीख में ये उद्योग हस्तशिल्प मेला बना है। इस सब के अतिरिक्त उद्योग हस्तशिल्प मेले में उद्योग और हस्तशिल्प से जुड़े हुए विभिन्न विषयों को लेकर, टैक्सेशन के डिफरेंट इश्यूज को लेकर के, नई अपॉर्चुनिटीज को लेकर के, नए फाइनेंसिंग मॉड्यूल्स को लेकर के, उद्यमियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर के, सरकार की विभिन्न योजनाओं की उद्यमियों को जिस तरह की आवश्यकता है उसको लेकर के विभिन्न कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन किया जाता है। उन कॉन्फ्रेंसेस के चलते हुए जोधपुर के उद्यमियों को और मारवाड़ के उद्यमियों को निश्चित रूप से उसके चलते हुए बहुत सारा लाभ होता है। उद्योग हस्तशिल्प उत्सव एक बार फिर वही पुराने जोश खरोश के साथ में एक नए कलेवर जोधपुर में होने वाला है। आज भूमि पूजन हुआ है। लघु उद्योग भारती इसके मुख्य आयोजक है। मैं लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय घनश्याम ओझा साहब को, मेले के संयोजक आदरणीय भाविक चोपड़ा साहब को और सारे लघु उद्योग भारती परिवार और इस मेले से जुड़े हुए सभी लोगों को हृदयपूर्वक बधाई देते हुए शुभकामनाएं देना चाहता हूं। विद्युतीकरण कार्य पूरा होने के पश्चात जोधपुर जैसलमेर रेलवे स्टेशनों के बीच इलेक्ट्रिक इंजन से ट्रेनों के संचालन में वृद्धि की जा रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर डीआरएम पंकज कुमार सिंह के अनुसार नव विद्युतीकृत जोधपुर जैसलमेर रेलखंड पर 2 जोड़ी और ट्रेनों का इलेक्ट्रिक इंजन से संचालन प्रारंभ किया जा रहा है। सिंह ने बताया कि साबरमती जैसलमेर साबरमती सुपरफास्ट जो 4 जनवरी को साबरमती व 5 जनवरी को जैसलमेर से प्रस्थान करेगी, वह प्रारंभ से अंतिम स्टेशन तक डीजल की जगह इलेक्ट्रिक इंजन से चलने लगेगी। इसी तरह दिल्ली जैसलमेर दिल्ली रुड़ीचा एक्सप्रेस जो 4 जनवरी को दिल्ली व 5 जनवरी को जैसलमेर से प्रस्थान करेगी, वह इलेक्ट्रिक इंजन से संचालित की जाएगी। चिकित्सकों में हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जोधपुर के तत्वावधान में 3 से 5 जनवरी तक 3 दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ शुक्रवार को किया गया। कार्यक्रम में शहर विधायक अतुल भंसाली मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। विधायक अतुल भंसाली ने दीप प्रज्वलन कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। सन सिटी स्पोर्ट्स अकेडमी में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 8 टीमों में करीब 100 चिकित्सक भाग ले रहे हैं। ये सभी टीमें आपस में 15 मैच खेलेंगी, जिसके लीग मुकाबले शुक्रवार को खेले गए। आईएमए सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ राज लोढ़ा ने बताया कि वर्तमान समय में आमजन के साथ चिकित्सकों में भी तनाव के चलते कई तरह की बीमारियां देखने को मिल रही है। इसलिए तनाव को दूर करने और शारीरिक गतिविधि के उद्देश्य से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए अलग अलग समितियां भी बनाई गई है। शहर विधायक अतुल भंसाली ने चिकित्सकों की इस पहल की सराहना करते हुए सभी चिकित्सकों को बधाई दी। इस अवसर पर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर नवीन किशोरिया, डॉक्टर फतेह सिंह भाटी सहित बड़ी संख्या में चिकित्सक उपस्थित रहे। आईएमए हमेशा डॉक्टरों के हित के लिए काम करती है, चाहे डॉक्टरों के अधिकारों की रक्षा हो या डॉक्टरों के स्वास्थ्य की हो या डॉक्टर को कोई फाइनेंशियल या कोई प्रॉब्लम आती है तो आईएमए हमेशा सहयोग करती है। इस संगठन के माध्यम से सभी जोधपुर के डॉक्टर्स अपनी फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए बैडमिंटन टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं और हम साथ ही जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि आज जब सारी जो आम जनता है वो मोबाइल टीवी और उसकी वजह से एक कमरे में सिकुड़ गई है, उनको बाहर मैदान में आना चाहिए ताकि वो फिजिकल एक्सरसाइज कर सके, फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सके और आने वाले समय में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और हार्ट अटैक की जो बीमारियां हो रही है उससे बचा जा सके। इसी संदेश को देने के लिए आईएमए द्वारा ये पूरे देश भर में खेल के आयोजन किए जा रहे हैं ताकि डॉक्टर्स भी इन गेमों में पार्टिसिपेट करें और आम जनता भी उनसे इस तरह का एक संदेश लेकर
अपनी बिरादरी में इस तरह की एक्टिविटीज कराएं ताकि बच्चे जो है वो बचपन से ही खेले और आगे जाके स्वस्थ रहे। इसमें क्या 8 टीमें डिफरेंट हॉस्पिटल जो स्पॉन्सर किए हैं उनके नाम से, और हर एक में प्लेयर्स मेल और फीमेल दोनों हैं। तो उन्हीं के बीच में पहले लीग मैचेस होंगे, फिर सेमीफाइनल और फाइनल। तो अप टू 5th तक हमारा ये प्रोग्राम है कि इवनिंग तक। जोधपुर के बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में सेन समाज द्वारा SPL T12 क्रिकेट प्रतियोगिता का 5 दिवसीय आयोजन शनिवार से प्रारंभ हुआ। सेनाचार्य महाराज ने ट्रॉफी का अनावरण कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस दौरान सेनाचार्य महाराज ने भी पिच पर बैट और बॉल से हाथ आजमाए। आयोजनकर्ता गजेंद्र सेन ने बताया कि प्रतियोगिता के बारे में उन्होंने जानकारी दी कि सेन समाज के महाकुंभ के रूप में जाने जाने वाली राज्य स्तरीय SPL T12 क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ 4 जनवरी से किया गया, जो 8 जनवरी तक जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि ऑक्शन प्रणाली के आधार पर टीम ओनर ने अपने अपने खिलाड़ी खरीदे हैं। इन सभी खिलाड़ियों के रहने व खाने की व्यवस्था सेन समाज द्वारा की जाएगी। जोधपुर क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव सुखदेव सिंह देवल ने इस भव्य आयोजन के लिए पूरे सेन समाज को बधाई दी। मैच के दौरान दर्शकों के लिए बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में निःशुल्क प्रवेश रखा गया है। उद्घाटन समारोह के दौरान बड़ी संख्या में सेन समाज के लोग उपस्थित रहे। अभी सब नहीं होता है, बहुत शुभ कार्यकर्ताओं को भाई का नाम क्या है, गजेंद्र को खूब खूब बधाई और मेरा आशीर्वाद। शुरू करा कार्य जो भामाशाह ने सेवा करी उनको भी, और आने वाले खेलने वालों को आशा करता हूँ ये जोधपुर का खेल इत्यादि खेल होगा। भविष्य में आने वाला कार्य आगे से आगे बढ़ेगा। जब दिल्ली तक या विदेश तक जाने के लिए तैयारी करेंगे, ये शैन भगवान की। बिल्कुल सेन समाज का महाकुंभ है वो बाप जी के आशीर्वाद से स्टार्ट हो चुका है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आज सेन समाज ने वास्तव में वाकई में कुछ दिखाया है कि सेन समाज में दम है, और उस दम को यहाँ पे ग्राउंड में भी दिखाएंगे। ये तो मेला स्टार्ट हुआ है, 8 तारीख का मेला तो अभी बाकी है। आप सभी से अभी भी निवेदन है कि ये महाकुंभ बहुत बड़ा होने वाला है, और ये राजस्थान ही नहीं इंडिया में कम्युनिटी लेवल पे सबसे बड़ा क्रिकेट का टूर्नामेंट है। तो हमने अभी शुरुआत कर दी थी। आज हमारा पहला मैच है, वो है टेंडर ब्लास्टर विशेष डेजर्ट ईगल के बीच में खेला जाएगा। बाप जी का आशीर्वाद मिल गया है, सब चीजें अच्छी होगी, और इस शुरुआत के साथ में सेन समाज में एक नई पहल की है। पहले तो मैं गुरुदेव के चरणों में सादर वंदन करता हूं, और आयोजन समिति के सचिव भाई गजेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं, और पूरी आयोजकों को बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो ये बात है कि इन्होंने पूरे राजस्थान में एक क्रिकेट का ऐसा माहौल क्रिएट किया है कि इनको देखकर कुछ सीखना चाहिए। पूरे राजस्थान में एक ही नाम चल रहा है अभी, SPL। इन्होंने सॉन्ग गाना गवाया है, जिस हिसाब से क्रिकेट की मार्केटिंग की है, समाज के मतलब 36वीं कौम को साथ में लेके चल रहे हैं। बाप जी का आशीर्वाद है, क्रिकेट में बहुत ही मतलब अच्छा हो रहा है। युवा क्रिकेटर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, और मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और हर समाज से अपील करता हूं कि सेन समाज को देखकर हर समाज आगे आए और ऐसी प्रतियोगिता करवाएं। थैंक यू। राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान फुटबॉल संघ के संयुक्त तत्वावधान में भारतीय खेलकूद प्राधिकरण साई द्वारा अस्मिता तर्ज पर जोधपुर के श्री उम्मेद राजकीय स्टेडियम में 26 दिसंबर से 8 जनवरी तक अंडर 17 बालिका फुटबॉल लीग का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर दिनेश सिंह ने बताया कि खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार राजस्थान फुटबॉल संघ के और साई के संयुक्त तत्वावधान में लीग आधार पर प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें प्रदेश के अलग अलग जिलों से 8 टीमें हिस्सा ले रही है। प्रतियोगिता का समापन 8 जनवरी को किया जाएगा। इस दौरान सभी खिलाड़ियों के रहने खाने की व्यवस्था राजस्थान फुटबॉल संघ द्वारा की गई है। ये भारत सरकार के द्वारा आयोजित और भारतीय खेल प्राधिकरण साई द्वारा राजस्थान फुटबॉल संघ को दिया गया एक इवेंट है अस्मिता खेलो इंडिया, जिसके अंदर गर्ल्स के अंडर 17 फुटबॉल प्रतियोगिता हो रही है। इसमें जो प्रतियोगिता 26 दिसंबर से प्रारंभ हुई 8 जनवरी तक चलेगी उम्मेद राज के स्टेडियम में जिला फुटबॉल संघ के तत्वावधान में आयोजित की जा रही है। इसके लिए जिला फुटबॉल संघ पूरी रात दिन मेहनत करके अपना ये कार्य संपादित कर रही है, और प्रत्येक टीम को 2 मैच प्रत्येक टीम से खेलने हैं। लीग पर आधारित ये मैच खेले जाएंगे। 8 तारीख को इसका समापन होगा। अभी सबसे ग्रुप में टॉप पर बीकानेर टीम चल रही है, दूसरे नंबर पर अजमेर टीम चल रही है। कितने टीमों ने भाग लिया? 6 टीमें ले रही है भाग, और लीग मैच खेले जा रहे हैं, डबल लीग मैच। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री कांची महासभा जोधपुर द्वारा 21वीं राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ शनिवार को जोधपुर के पुराना रेलवे स्टेडियम में किया गया। खेल क्रीड़ा समिति के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश परिहार ने बताया कि 20 ओवर की यह राज्य स्तरीय प्रतियोगिता नॉकआउट आधार पर खेली जाएगी, जिसमें घांची समाज की 36 टीमें भाग ले रही है। इस प्रतियोगिता में जोधपुर के बाहर की टीमें भी हिस्सा ले रही है। जो टीमें बाहर से आ रही है उनके रुकने और खाने की व्यवस्था भी श्री कांची महासभा द्वारा की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता का पहला मुकाबला कृष्णा क्लब और ब्लू क्लब के बीच खेला गया, जिसमें कृष्णा क्लब ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए मैच में जीत दर्ज की। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता के सभी मैचों का सीधा प्रसारण YouTube चैनल पर किया जा रहा है, जिससे लोग घर बैठे भी मैच का लुत्फ उठा सकेंगे। मेरे नाम से शुरुआत करूँ या नाम से? हाँ, मैं चंद्र प्रकाश परिहार, खेल क्रीड़ा का अध्यक्ष और श्री कांची महासभा के टोटल में दोनों के सहयोग से जो क्रिकेट का आज शुभारंभ हुआ है 4 जनवरी से, इसमें आज 2 मैच रखे गए हैं। एक मैच तो जो सुबह जो हुआ है 20-20 ओवर के मैच थे, उस मैच में कृष्णा क्लब और ड्रू क्लब का था। उसमें कृष्णा क्लब ने विन किया है, जीती है वो टीम। YouTube पे लाइव भी चल रहा है प्रोग्राम। हमारा मैच जो है वो लाइव है YouTube के ऊपर, कोई भी अगर देखना चाहे तो घर से भी देख सकता है। हर मैच लाइव होगा। नॉकआउट टूर्नामेंट के आधार पर है। जो टीम हार जाएगी वो बाहर हो जाएगी और आगे बढ़ते जो भी फाइनल में पहुंचेगी उसका वो रखा जाएगा। परिहार विधिशाला का श्री कांची महासभा आज दिनांक 4 तारीख को कांची महासभा के द्वारा 21वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसका भव्य आगाज सुबह 8:30 बजे हुआ, जिसकी मुख्य वरुण जी दांडिया और मुख्य हमारे भामाशाह मोहम्मद लाल जी परिहार द्वारा इसका आगाज किया गया था। राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना 2024 के तहत जोधपुर संभाग के वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराने हेतु जोधपुर से विशेष ट्रेन रवाना हुई। यह ट्रेन जोधपुर से रामेश्वरम मदुराई तीर्थ के दर्शन कराकर 11 जनवरी को वापस आएगी। देवस्थान विभाग के सह आयुक्त ओम प्रकाश पालीवान ने बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना 2024-25 के तहत यह विशेष ट्रेन जोधपुर संभाग, पाली, जवाई संभाग के 780 यात्रियों को रामेश्वरम व मदुराई के दर्शन के लिए लेकर रवाना हुई। उन्होंने बताया कि योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिक इस ट्रेन में जा रहे, जिनसे किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया गया। पालीवाल ने बताया कि ट्रेन में चिकित्सा विभाग की टीम एवं सहायक भी मौजूद रहेंगे। जोधपुर से भगत की कोठी से जोधपुर संभाग और पाली संभाग तो पुराना था, बढ़ गया है। जोधपुर संभाग के 780 यात्रियों को लेके रामेश्वरम मदुरई के लिए ट्रेन जाएगी, जिसमें जोधपुर भगत की कोठी से बड़ौदी, बालोतरा, बाड़मेर और जोधपुर यहाँ के यात्री बैठेंगे। पाली से पाली जिले के और जवाई बांध से सिरोही और जालोर जिले के यात्री बैठेंगे। इसमें राजस्थान सरकार द्वारा बिल्कुल फ्री योजना चलाई जा रही है, निःशुल्क योजना है ये। 60 साल या उससे अधिक उम्र के जो वरिष्ठ नागरिक हैं राजस्थान मूल निवासी, उनके लिए यात्रा है जो आज रवाना होगी और 11 तारीख को वापस आएगी। इसमें रामेश्वरम में पूरा 24 घंटे का स्टॉपेज है। उसके बाद मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल के दर्शन करवाए जाएंगे और इसमें राजस्थान के पूरे संभाग के लोग अपने अनुभव बांटते हुए और अपने समुद्री इलाका जो राजस्थान जैसी मरुस्थल क्षेत्र के लिए एक अचंभित करने वाली चीज़ है, वो दर्शन भी करेंगे। और इसमें इन यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री योजना है। ये जो राजस्थान सरकार ने योजना वरिष्ठ नागरिक की जो योजना चलाई है, इसके लिए हम बहुत ही आभारी है। अच्छी व्यवस्था है, रेलवे द्वारा भी अच्छी व्यवस्था है। विशेष तौर से देवस्थान विभाग के कर्मचारियों ने बड़ी नम्रता के साथ में हमारे को गाइडलाइन दी है और बड़ी नम्रता के साथ में हमारे को यहाँ टोकन दिए हैं। बैठने की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था भी है। मैं विशेष तौर से वन विभाग, ये देवस्थान विभाग के कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं नागौर जिला खींवसर से आया हूँ। हाँ सर, जो ये वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना 24-25 में जो सरकार ने लगाई, बहुत ही सराहनीय है और बहुत अच्छी व्यवस्था है और हमें यहाँ पे कोई परेशानी भी नहीं आती। व्यवस्थित ढंग से बिठाया
नाश्ता खाना वगैरह सारा टोटल, और जो यहाँ पे लगे हुए हैं भाई लोग, उन्होंने भी अच्छा सहयोग किया। प्रिंस एस्ट्रो पॉइंट ज्योतिष संस्थान जोधपुर ने 4 ज्योतिष विभूतियों को अवार्ड देने की घोषणा की है। इन चारों विभूतियों को मार्च माह में दिल्ली में आयोजित होने वाले भव्य समारोह में सम्मानित करते हुए अवार्ड से नवाजा जाएगा। ये जानकारी शनिवार को प्रिंस एस्ट्रो पॉइंट ज्योतिष संस्थान के फाउंडर नरेंद्र सिंह राठौड़ ने प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि देश के ज्योतिषाचार्यों में से खेतड़ी के हस्तरेखा विशेषज्ञ रतन बबेरवाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, नोएडा से टैरोट कार्ड रीडर एवं पेंडुलम डाउजिंग स्पेशलिस्ट गुरुमा उषा सिंह को ज्योतिष रत्न, पाली के भृगु संहिता विशेषज्ञ नरेंद्र शरण को ईयर ऑफ द एस्ट्रोलॉजर, इंदौर की अंकशास्त्री अमिता मालपानी को इंडियन ग्लोरी अवार्ड से नवाजा जाएगा। नरेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि इस वर्ष मार्च में संस्थान द्वारा दिल्ली में एक ज्योतिषाचार्य का विशाल सम्मेलन आयोजित करवाया जा रहा है, जिसमें देश के चुनिंदा ज्योतिषाचार्यों को आमंत्रित किया जाएगा। प्रिंस एस्ट्रो पॉइंट के तत्वावधान में ज्योतिष सम्मेलन है सर हमारा, जिसमें हम 4 अलग अलग विभूतियों को सम्मानित करेंगे। ऐसे टोटल हमारे 70 व्यक्तियों को हम आमंत्रित करेंगे, ज्योतिष क्षेत्र से संबंधित लोगों को, ज्योतिषाचार्यों को। संभावना है मार्च में हम इसको अपना कार्यक्रम को फाइनल टच देके 10 मार्च के करीब इसका करने का है। लोगों का निवेदन है कि दिल्ली में नहीं करके जोधपुर में करना, तो प्रयास रहेगा कि 10 मार्च के करीब हम जोधपुर में इस कार्यक्रम को करने का कार्यक्रम कोशिश करेंगे सर। इसके अलावा सर जैसे प्रिंस एस्ट्रो पॉइंट ने 18-19 साल से सेवाएं दी है, जिसमें हमने नक्षत्र शास्त्र के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, जिससे लोगों को रिजल्ट मिले। और रत्नों का जो तरीका है कि रत्न किस तरीके से धारण करने चाहिए लाइफ टाइम के लिए, ताकि लोगों को प्रभाव मिले। जैसे मान लो कि मूल नक्षत्र के अंदर व्यक्ति जन्म लिया, मान लो मैंने एक जन्म लिया मूल नक्षत्र में, ज्योतिष विद्या के अंदर कुछ गहराइयों में जाकर ढूंढा, तो मूल नक्षत्र के व्यक्ति को 5 रत्ती पुखराज और 3 रत्ती लसूनिया, 5 रत्ती पुखराज तर्जनी अंगुली में और 3 रत्ती लसूनिया स्वर्ण धातु में मध्यमा अंगुली में धारण करने से लाइफ टाइम तक उसे बहुत अच्छा लाभ मिलता है, उसके कार्यों में प्रगति होती है। इस ज्योतिष समारोह का आयोजन करवाया जा रहा है, उसमें 4 लोग इनवाइटेड होंगे। खेतड़ी से रतन बबेरवाल को लाइफ टाइम अवार्ड दिया जाएगा। नोएडा से टैरोट का रीडर और पेंडुलम डाउजिंग में स्पेशलिस्ट है उषा सिंह, उनको ज्योतिष रत्न अवार्ड दिया जाएगा। पाली से भृगु संहिता विशेषज्ञ नरेंद्र शरण जी को ईयर ऑफ द एस्ट्रोलॉजर का अवार्ड से नवाजा जाएगा। इंदौर से अंक शास्त्री अमिता मालपानी को इंडियन ग्लोरी अवार्ड दिया जाएगा। 10वीं पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश गुरु पर्व के अवसर पर शनिवार को नगर कीर्तन निकाला गया। जोधपुर सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कोऑर्डिनेटर सरदार दर्शन सिंह व सरदार कुलदीप सिंह सलूजा ने बताया कि 22 दिसंबर से आरंभ हुई लड़ीवार प्रभात फेरी के क्रम में शनिवार को सुबह अंतिम प्रभात फेरी का आयोजन किया। वहीं गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के तत्वावधान में सवेरे अखंड पाठ प्रारंभ हुआ। दोपहर में सिंधी कॉलोनी स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब से गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी व पंज प्यारों की अगुवाई में नगर कीर्तन आरंभ हुए। सेंट्रल कमेटी के कोऑर्डिनेटर सरदार दर्शन सिंह ने बताया कि प्रकाश गुरु पर्व पर गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में 5 जनवरी को शाम व 6 जनवरी को दोपहर में मुख्य दीवान व शाम को विशेष दीवान सजेंगे। 12 जनवरी को प्रकाश गुरु पर्व कैंप गुरुद्वारा एयरफोर्स में तथा 19 जनवरी को गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहब में गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश गुरु पर्व मनाया जाएगा। वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु गोविंद सिंह महाराज का जन्म दिहाड़ा जो 6 जनवरी को जोधपुर की संगत और पूरी दुनिया की संगत मना रही है। गुरु गोविंद सिंह महाराज वो थे जो अपने पुत्रों के बलिदान उन्होंने देखा, अपने पिता का बलिदान देखा, अपने पूरे परिवार का बलिदान, देश और धर्म की रक्षा के लिए अपने सब प्राणों का निछावर करके देश और धर्म को बचाया।
आज उन्हीं की जो गुरुपुर्व है, उन प्रकाश पर्व है, वो जोधपुर की समूह साध संगत बड़े प्यार और श्रद्धा से मना रही है। कई प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर बिखे बवलयो, मैं हूँ परम पुरुष को दासा, देखन आयो जगत तमाशा, शरबंश दानी साहिब शहंशाह दशमेश पिता साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का महान प्रकाश आगमन दिहाड़ा 6 जनवरी को दुनिया की गुरु नानक नाम लेवा साध संगत बड़े ही श्रद्धा भावना प्यार और उल्लास के साथ बना रही है। इसी कड़ी में जोधपुर की समूह साध संगत दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का महान प्रकाश आगमन दिहाड़े की खुशियों को मुख्य रखते हुए आज एक विशाल नगर कीर्तन का उपराला कर रही है। ये विशाल नगर कीर्तन पंज प्यारे की अगवानी में साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सारे ही जोधपुर नगर के देशवासियों को दर्शन दीदार देके खुले दर्शन दीदार देके निहाल कर रहे हैं। ये महान विशाल नगर कीर्तन अभी गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब से आरंभ हो रहा है, जो कि विभिन्न जगह से होते हुए सरदारपुरा बी रोड, सी रोड, जालोरी गेट, स्टेशन रोड होते हुए गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में शाम को 7 बजे संपन्न होएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज संपूर्ण गुरु नानक नाम लेवा संगत, सिख, पंजाबी और सिंधी समाज पूरे विश्व में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पर्व जो कि 6 जनवरी को है, उसके उपलक्ष्य में नगर कीर्तन निकाल रही है। और उसी कड़ी में जोधपुर में भी समूह गुरु नानक नाम लेवा संगत, सिख समाज, पंजाबी समाज, सिंधी समाज मिलकर गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहब से अभी नगर कीर्तन शोभा यात्रा के फॉर्म में निकल के शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जलजोग चौराया, सी रोड, बी रोड, गोल्ड बिल्डिंग, स्टेशन रोड होते हुए गुरुद्वारा सिंह सभा पहुंचेगा, जहां पर लंगर प्रसाद वितरित किए जाएंगे। मेन प्रोग्राम इस उपलक्ष्य में 5 तारीख को और 6 तारीख को गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, जो कि जोधपुर का सबसे बड़ा और हमारा मेन मुख्य गुरुद्वारा है, वहां पे आयोजित किया जाएगा। और इसी गुरुपुरब के संदर्भ में एक और जानकारी आप सब लोगों को देते हैं। हम वहां पे वरिष्ठ जन जो कि 70 साल से ऊपर हो चुके हैं, उनके लिए कैंप भी लगाने जा रहे हैं 6 तारीख को, जहां पे 70 साल से ऊपर के लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा के आयुष्मान कार्ड बना सकेंगे, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से 25 लाख रुपए तक की मुफ्त कैशलेस सुविधा दी जा रही है। हम चाहेंगे उस कैंप का भी सभी लोग लाभ उठाएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के अंगिक विश्वविद्यालय कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज में कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति की प्रेरणा से प्रकृति प्राकृतिक चिकित्सा एवं ध्यान पर एक अतिथि व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हरिद्वार से आए प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर गजेंद्र कुमार ने स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को प्राकृतिक चिकित्सा, पंच भौतिक तत्वों और ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से रोगों के उपचार की महत्ता को समझाया। डॉक्टर गजेंद्र कुमार ने अपने व्याख्यान में पंच भौतिक तत्वों की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि ये तत्व मानव शरीर की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करते हैं। साथ ही उन्होंने ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से विभिन्न व्याधियों के उपचार के आधुनिक और पारंपरिक तरीकों को भी समझाया। एक बार फिर ओम जोधपुर जिला ग्रामीण पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 63 ग्राम अवैध एमएमडी के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण राममूर्ति जोशी ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार जिले में मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जिला विशेष टीम द्वारा पुलिस थाना भोपालगढ़ हल्के में मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 63 ग्राम एमएमडी के साथ एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। आम सूचना के आधार पर थाना भोपालगढ़ में हिंगोली गांव में मुलजिम धीमाराम बिश्नोई के कब्जे से 63 ग्राम अवैध मादक पदार्थ बरामद कर पुलिस थाना भोपालगढ़ में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई है। जोधपुर के मौसम का मिजाज शनिवार को पूरी तरह से बदला हुआ नजर आया। पिछले कुछ दिनों से जहां
तेज ठंड की वजह से शहरवासी परेशान नजर आ रहे थे। वहीं शनिवार को दिन में पड़ने वाली तीखी धूप की वजह से गर्मी जैसे हालत हो गए। आपको बता दें कि शहर में पिछले सप्ताह दिन के समय में भी तापमान में काफी गिरावट नजर आई, लेकिन इस बार दोपहर के समय का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस आंका गया। पिछले 2-3 दिनों में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। शहर में आज दिन में धूप छाए रहने की वजह से लोगों को सर्दी से राहत मिली। रात के समय भी 8 से 10 डिग्री से बढ़कर 15 से 16 डिग्री तक पारा पहुंच चुका है। मौसम विभाग के अनुसार 6 से 7 जनवरी को प्रदेश में मौसम ड्राई रहने और साथ से उत्तरी हवाओं का प्रभाव बढ़ने से न्यूनतम अधिकतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते आज की टॉप हेडलाइंस पर। स्पेशल साइक्लोनर टीम ने ऑपरेशन तटपुंजिया के तहत कार्रवाई करते हुए 15,000 के एक इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर प्रवास के दौरान सांसद सेवा केंद्र में आमजन के साथ सुनवाई की। रामलीला मैदान में आयोजित होने वाले पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2025 के लिए भूमि पूजन किया गया। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना 2024 के तहत वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराने हेतु जोधपुर से विशेष ट्रेन रवाना हुई। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।